हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी आपके एमपीपीएससी मेंस में 5वां प्रश्न पत्र है जो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। हिंदी आपको सर्वाधिक अंक प्राप्त कराने वाला विषय है। तो चलिए आज हम इसमें शुरू करते हैं वाक्य। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड इसमें वाक्य, ठीक है। अब वाक्य किसे कहते हैं या इसका अर्थ क्या होता है ये अब आप समझिए। तो वाक्य का अर्थ होता है, वाक्य का अर्थ क्या है? तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सार्थक शब्दों, ठीक है, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह के व्यवस्थित समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। ये वाक्य का अर्थ होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये तो इसका अर्थ हुआ, तो इसको आप समझेंगे कैसे? तो यहाँ पर हमने आपको बताया है जैसे सार्थक है, तो सार्थक मतलब जिसका एक अर्थ होता है। तो हम वाक्य में जब भी कोई शब्द का प्रयोग करेंगे तो उन शब्दों का निश्चित एक अर्थ होना चाहिए, ठीक है, तभी वह वाक्य कहलाएगा। हम वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दें जिनका कोई अर्थ नहीं होता तो वह वाक्य गलत हो जाएगा और वह वाक्य वाक्य नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें किसका समूह होता है ये? तो सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है, ठीक है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, इसे हम वाक्य कहते हैं। ये आपको वाक्य का अर्थ याद रखना है और यदि आपसे परीक्षा में भी पूछा जाता है तो आपको ऐसे ही परीक्षा में लिखना है फ्रेंड, ठीक है। इसमें आपको पूरे 3 नंबर मिलते हैं। इसके बाद फिर एक और इसकी परिभाषा देखिए, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ठीक है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसकी वाक्य की परिभाषा दी है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वाक्य की परिभाषा लिखिए तो आपको फिर इन्हीं के अनुसार लिखना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है वाक्य के बारे में? तो इन्होंने बोला है कि एक पूर्ण विचार, एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला, एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह, करने वाला शब्द समूह, शब्द समूह वाक्य कहलाता है। ये इन्होंने बोला है, ठीक है। ये इनकी परिभाषा है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर आपसे परीक्षा में भी पूछ रहा है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वाक्य की परिभाषा क्या होगी तो ये आपको लिखना है, ठीक है। आपको फिर इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। तो इन्होंने भी यही बोला है कि एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह, उसे हम वाक्य कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो वाक्य होता है इसकी विशेषताएं क्या होती है जो आपसे परीक्षा में पूछी गई है, ठीक है। तो अच्छे वाक्य की विशेषताएं क्या है? तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 नंबर में कि अच्छे वाक्य की विशेषताएं बताइए, तो अच्छे वाक्य की विशेषताएं आपको 3 नंबर में मात्र 2 या 3 विशेषताएं लिखना है, क्योंकि आपको 30 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर विशेषताओं के बारे में हम बता रहे हैं। तो पहली विशेषता देखिए अच्छे वाक्य की विशेषता। तो पहली विशेषता है कि इससे अर्थ स्पष्ट होता है, इससे एक अर्थ स्पष्ट होता है। ये पहली विशेषता है। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम वाक्य बोलते हैं तो उससे हमें अर्थ समझ में आता है, पहली बात। दूसरा है कि जितने भी ये वाक्य होते हैं इससे संपर्क करना आसान होता है या संचार संभव हो पाता है या बातचीत करना संभव हो पाता है, ठीक है। तो इनसे या वाक्यों से
इनसे संचार संभव हो पाता है, इससे संचार संभव होता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। ये संचार का मतलब क्या होता है? तो संचार का मतलब हम बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये संचार इससे वाक्यों से संभव हो पाता है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में कि जितने भी वाक्य होते हैं, ठीक है, तो चाहे हम सरल वाक्य बोलें या मिश्रित वाक्य के बारे में बोलें, जो भी हम वाक्य बोलते हैं तो उनमें सब में आपस में निकटता होती है, ठीक है। जितने भी शब्द जितने भी वाक्य होते हैं इनमें निकटता होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपको 3 विशेषताएं बताना है, ठीक है। आपको 90 तुल्य शब्दों में ही आपको आंसर लिखना है, 30 शब्द से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ज़्यादा अगर अपन लिखेंगे तो नंबर उसमें फिर कटते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसके हमने आपको विशेषताएं बताई हैं जो आपको ध्यान रखना है और परीक्षा में आपसे पूछी भी गई है। अब इसके बाद देखिए कि जो वाक्य होता है तो वाक्य के अंग कितने होते हैं, ठीक है। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। वाक्य के अंग, ठीक है, वाक्य के अंग। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं फ्रेंड, कौन कौन से? तो पहला इसमें ध्यान रखना है आपको उद्देश्य, पहला है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ये 2 अंग होते हैं वाक्य के, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब उद्देश्य किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो इसमें उद्देश्य में आपको ध्यान रखना है कि जिसके बारे में बताया जाता है या जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। आ रहा समझ में? उद्देश्य किसे कहा जाता है? तो जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जिसके बारे में बताया जाता है, ठीक है, जिसके बारे में बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूँ, ये विधेय का अर्थ और मैं आपको बता दूँ, इसके बाद मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट कर रहा हूँ कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, ठीक है। तो दूसरा है विधेय। अब विधेय किसे कहा जाता है? तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य विधेय किसे कहते हैं? तो विधेय का आपको अर्थ याद रखना है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ, ठीक है, कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हमने बोला यहाँ पर कि श्याम, उदाहरण है श्याम बाजार जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने उदाहरण आपको बताया है कि श्याम बाजार जाता है। तो अब यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा फ्रेंड? किसके बारे में बोल रहे हैं हम? तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं श्याम के बारे में। तो श्याम क्या हो गया यहाँ पर? उद्देश्य। श्याम क्या है यहाँ पर? उद्देश्य है, क्योंकि हम किसके बारे में बोल रहे हैं? श्याम के बारे में आपको बता रहे हैं। तो जिसके बारे में हम बोलते हैं, कहते हैं, वह क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर उद्देश्य कौन है? श्याम है। अब उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ बोला जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? तो यहाँ पर श्याम के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि वह बाजार जाता है। तो जो बाजार जाता है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है यहाँ पर विधेय, ठीक है फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में भी अगर आपसे पूछे कि विधेय किसे कहते हैं तो आपको लिखना होगा कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। परीक्षा में अगर आपसे पूछे कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो वाक्य के 2 ही अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है, ठीक है फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना है, ठीक।
अब इसके बाद देखिए वाक्य के तत्व। तो वाक्य के तत्व कितने होते हैं ये यहाँ पर देखिए अब आप, वाक्य के तत्व, ठीक है। तो वाक्य के 6 तत्व होते हैं फ्रेंड। तो 6 तत्व कौन कौन से हैं देखिए, इसमें पहला, ठीक है, पहला देखिए यहाँ पर सार्थकता। वाक्य के 6 तत्व होते हैं। तो 6 तत्व में पहला देखिए सार्थकता, दूसरा हो जाता है निकटता, तीसरा होता है योग्यता, चौथा होता है आकांक्षा, पांचवा होता है पदक्रम और छठवां होता है अन्वय, ठीक है, छठवां होता है अन्वय। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वाक्य के 6 तत्व होते हैं फ्रेंड। तो ये 6 तत्वों का अर्थ क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे परीक्षा में पूछ ले कि अन्वय किसे कहते हैं, पूछ सकता है, ठीक है। तो इनका सबका आपको अर्थ भी पता होना चाहिए। तो पहला देखिए यहाँ पर सार्थकता। तो सार्थकता से आशय है कि जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। तो हम जो भी शब्द का उपयोग वाक्य में कर रहे हैं उन सभी का अपने आप में एक अर्थ होता है। ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जब इन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इन्हीं सभी को मिलाकर कहा जाता है सार्थकता। आ रहा समझ में? तो हम एक वाक्य जैसे बोलते हैं कि सोहन, वाक्य यहाँ पर सोहन स्कूल जाता है या शाला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोहन स्कूल जाता है, ठीक है। अब इनका सबका अपने आप में एक निश्चित अर्थ है। जितने भी शब्दों का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है इन सब का अपने आप में एक निश्चित अर्थ है। तो ये क्या कहलाती है? सार्थकता, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है निकटता। निकटता का अर्थ होता है शब्दों का पास पास होना। यदि हम शब्दों को पास पास नहीं लिखेंगे, उनको दूर दूर लिखेंगे तो वह भी वाक्य नहीं होगा। आ रहा समझ में? जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि सोहन स्कूल जाता है। अब सोहन को आप यहाँ पर लिख दो, फिर स्कूल को नीचे लिख दो, फिर इसके बाद में जाता को नीचे लिख दो, फिर उसके बाद में है को और नीचे लिख दो, तो यह वाक्य नहीं कहलाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर निकटता का अर्थ क्या हुआ? तो निकटता का अर्थ होता है कि ये शब्द ऐसे पास पास होने चाहिए, पास पास लिखे जाने चाहिए, तब वह निकटता होगी। और अगर हम इनमें से किसी एक का भी पालन नहीं कर रहे हैं तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अगला जाता है योग्यता। अब योग्यता किसे कहते हैं? तो जो हम वाक्य बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो वाक्य में योग्य शब्दों का या प्रसंग के अनुसार योग्य शब्दों का ही उपयोग करना योग्यता कहलाता है या योग्यता कहलाती है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर ये सोहन स्कूल जाता है, ये वाक्य हमने लिखा है, ठीक है। अब योग्यता का इसका मतलब क्या हुआ फिर? तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रसंग के अनुसार तो सोहन, अब यहाँ पर सोहन क्या है? करता है। स्कूल जाता है तो जाता है हमने इसके अनुसार यहाँ पर जाता है शब्द का प्रयोग किया है। आ रहा समझ में? अब स्कूल जाता है, अब हम यहाँ पर और कुछ लिख दें, यहाँ पर स्कूल जाता है की जगह हमने और कुछ बोल दिया, ठीक है, तो ये सही नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा। तो जहाँ पर जिस वाक्य की आवश्यकता, वाक्य में जिस शब्द की आवश्यकता है आपको उसकी योग्यता के अनुसार ही शब्द का प्रयोग करना योग्यता कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम बोलते हैं कि दूध पिया जाता है, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर दूध पिया जाता है। तो हमने दूध के अनुसार यहाँ पर जो क्रिया है पिया, ये हमने उपयोग किया है यहाँ पर। अब हम ये पिया की जगह बोल दें कि दूध खाया जाता है, तो क्या इसके अनुसार ये सही है? नहीं है। तो दूध खाया नहीं जाता है, दूध पिया जाता है। तो जो भी शब्द है उसके योग्य के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार हम जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वही योग्यता कहलाती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आता है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। तो फिर यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो आकांक्षा का अर्थ होता है कि वाक्य का अपने आप में पूर्ण होना। आ रहा समझ में? इसका अर्थ क्या है आकांक्षा का? तो वाक्य का अपने आप में पूर्ण होना ही आकांक्षा कहलाती है, ठीक है। कैसे?
तो जैसे यहाँ पर अब हमने लिखा है कि दूध पिया जाता है, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। अब इसके स्थान पर हम यहाँ पर ये जाता है न लिखें, ये हमने जाता है को काट दिया। ठीक है, अब जाता है को काट दिया। अब यहाँ पर है दूध पीता है, दूध पिया, ठीक है, दूध पिया जाता, बस यहाँ पर अब हमने इसको छोड़ दिया। अब जब आप इसको इतना लिखोगे तो क्या यह वाक्य पूर्ण है? नहीं है, यह वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, अधूरा है। और जब हम इसमें अधूरा वाक्य रख देते हैं तो यह वाक्य नहीं कहलाएगा। आ रहा समझ में? तो इसको पूर्ण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसको पूर्ण करने के लिए हमें सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर यह वाक्य पूर्ण होगा। और जब यह वाक्य अपने आप में पूर्ण हो जाता है तो उसी को हम आकांक्षा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला आता है पदक्रम। अब पद किसे कहते हैं? पदक्रम को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पद किसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो पद का अर्थ होता है कि जो विभक्ति युक्त शब्द होते हैं उसे हम पद कहते हैं। आ रहा समझ में? और जिसमें विभक्ति नहीं होती है वह शब्द होता है। तो जो भी शब्द होते हैं जब हम उसको वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? वह पद ही कहलाते हैं, क्योंकि इन शब्दों के साथ में क्या जुड़ जाते हैं? तो इन शब्दों के साथ में विभक्तियां जुड़ जाती है, कारक चिन्ह जुड़ जाते हैं, इसलिए फिर ये पद कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पदों का भी क्रम निश्चित होता है। तो पदों का क्रम कैसे निश्चित होगा? तो हमने लिखा, यहाँ पर एक उदाहरण देखो, हमने लिखा कि श्याम पढ़ाई करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा कि श्याम पढ़ाई करता है। अब श्याम पढ़ाई करता है तो इसमें सब हमने जितने पद लिखे हैं सब एक निश्चित क्रम में ही लिखे हैं। पदों का निश्चित क्रम ही पदक्रम कहलाता है फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जितने भी पद लिखे हैं ये सब इनका एक निश्चित क्रम है, इनका सबका एक निश्चित क्रम है। तो निश्चित क्रम कैसा है? तो जैसे श्याम है, कर्ता पहले आना चाहिए, फिर इसके बाद में जो क्रिया है उसकी, ठीक है, ये हमने लिखा यहाँ पर। फिर इसके बाद में देखो कर्ता, कर्म और फिर क्रिया, ये एक क्रम होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमको पदों का भी क्रम लिखना पड़ेगा। अगर हम क्रम बिगाड़ देते हैं या क्रम को गड़बड़ लिखते हैं तो वह भी वाक्य नहीं होगा, वह वाक्य नहीं कहलाएगा। जब तक हम 6 ही तत्वों का ध्यान रखते हुए वाक्य नहीं लिखेंगे तब तक वह वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें पदों का भी क्रम निश्चित होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे श्याम पढ़ाई करता है, इसके जगह से हम आगे पीछे लिख दें, पहले करता है लिख दें, फिर बीच में पढ़ाई लिख दें और लास्ट में राम ये श्याम लिख दें और फिर आखिरी में है लिख दें, तो क्या यह वाक्य सही होगा? नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पदों का भी एक निश्चित क्रम होता है, ये इसका 5वां तत्व है। अगला आता है लास्ट अन्वय। अब अन्वय का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो अन्वय का अर्थ होता है मेल। अन्वय का अर्थ क्या हो जाता है? अन्वय का अर्थ होता है मेल। ठीक है, तो मेल कैसे होना चाहिए? तो जब हम वाक्य में जो भी कर्ता का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, या क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सब लिंग, वचन और कारक के आधार पर समान होना चाहिए। यदि हम लिंग, वचन, कारक के आधार पर इनका मेल नहीं कर रहे हैं या मेल करके वाक्य नहीं लिख रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं तो वह अशुद्ध होता है। तो आप इसको उदाहरण से समझिए कैसे। ठीक है, तो अन्वय का अर्थ समझ में आ गया? पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो अन्वय का अर्थ होता है मेल। तो मेल कैसे होना चाहिए? तो लिंग, वचन, कारक के आधार पर होना चाहिए। तो आप एक इसके उदाहरण से समझिए तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे बालक, ठीक है, बालक, बालिकाएं, बालक, बालिकाएं स्कूल गई। ठीक है, बालक, बालिकाएं स्कूल गई। क्या ये वाक्य सही है? नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो क्रिया लिखी है गई, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वचन यहाँ पर क्या हो रहा है? वचन है बहुवचन। क्योंकि बालक, बालिकाएं ये ज़्यादा है, यहाँ पर बालक है, बालिका है, इन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे? बहुवचन रूप हो जाएगा इनका। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर जो संज्ञाएं हैं ये बहुवचन हो जाती हैं, और यहाँ पर क्रिया का हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं? ये क्रिया एक वचन है। तो जब यहाँ पर संज्ञा बहुवचन होगी
या सर्वनाम बहुवचन होंगे तो इधर क्रिया भी कैसे होगी, बहुवचन होगी। आ रहा समझ में? तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही किसी वाक्य में अगर लिंग पुल्लिंग है तो वहाँ पर क्रिया भी आपको पुल्लिंग ही प्रयोग करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका वाक्य गलत होगा। उदाहरण के लिए और देखिए, तो इसको सही कैसे लिखेंगे आप? ये बालक बालिकाएं स्कूल गई, इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा बालक और बालिकाएं स्कूल गए। ठीक है, स्कूल गए, तब ये वाक्य सही होगा। इसके बाद में जैसे राम स्कूल जाती है, ये लिख दिया अपन ने, तो इसको हमने लिंग के आधार पर सही लिखा है क्या? तो लिंग के आधार पर भी इसमें मेल नहीं हो रहा है। तो लिंग के आधार पर मेल नहीं हो रहा है मतलब राम क्या है, पुल्लिंग है, और यहाँ पर क्रिया हमने कैसे लिखी, स्त्रीलिंग, तो ये क्या है, गलत है। तो फिर इसकी जगह सही कैसा लिखेंगे हम? तो इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा कि राम स्कूल जाता है। आ रहा समझ में? तो राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पर राम भी पुल्लिंग और जाता है क्रिया भी पुल्लिंग। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर लिंग, वचन, कारक के आधार पर भी मेल होना चाहिए, तो उसे कहा जाता है अन्वय। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, वाक्य के तत्व, तो ये वाक्य के 6 तत्व समाप्त हो जाते हैं फ्रेंड। अब इसके बाद में शुरू करते हैं वाक्य के प्रकार। ठीक है, तो वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये इसमें देखिए आप। वाक्य के प्रकार, तो वाक्य के 2 प्रकार होते हैं फ्रेंड। एक होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। परीक्षा में यदि आपसे पूछा जा रहा है कि वाक्य के प्रकार कितने हैं, तो आपको 2 प्रकार बताना है पहले। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? तो पहला होता है इसमें अर्थ के आधार पर, पहला होता है अर्थ के आधार पर, और दूसरा हो जाता है रचना के आधार पर। ये 2 भाग में इसको बांटा जाता है फ्रेंड। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें बार बार अपने से परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 2, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब इसके बाद में फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं फ्रेंड। और रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसमें शुरू कर रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। जब ये समाप्त हो जाएगा तो इसके पश्चात हम रचना के आधार पर शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले हम शुरू करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। देखिए इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य, ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य तो कितने प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर? ये अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब 8 प्रकार इसमें कौन कौन से हो जाते हैं ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों को लिखिए, तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को लिखिए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आपको सिर्फ 8 प्रकार बताना होगा। ठीक है, तो इसमें 8 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं फ्रेंड? तो यहाँ पर देखिए इसमें पहला प्रकार देखिए, इसमें विधिवाचक, पहला वाक्य का प्रकार हो जाता है इसमें विधिवाचक हो जाता है। दूसरा हो जाता है निषेधवाचक वाक्य, दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा हो जाता है आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद फिर 5वां हो जाता है इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद फिर 6वां हो जाता है संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। और 7वां होता है संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक। और 8वां हो जाता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, विस्मयादि, ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य। ये इसका 8वां प्रकार में यहाँ लिख देता हूँ, देखो, विस्मयादि
बोधक बोधक वाक्य। तो ऐसे इसके 8 प्रकार होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऐसे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाना है फ्रेंड, ठीक है। इसमें पहले हम पढ़ेंगे विधिवाचक वाक्य, फिर उसके बाद निषेधवाचक वाक्य, फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक वाक्य, और ऐसे हम 8 प्रकार इसके पढ़ेंगे। तो पहले हम इसमें शुरू कर रहे हैं विधिवाचक वाक्य, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य किसे कहा जाता है, तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछा गया है फ्रेंड कि विधिवाचक वाक्य का अर्थ लिखते हुए इसका एक उदाहरण बताइए। ये आपसे परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसका अर्थ क्या बताना है विधिवाचक वाक्य का, तो वे वाक्य जिनसे कार्य का पूर्ण होने का बोध होता है। आ रहा समझ में? तो वे वाक्य जिनसे कोई भी कार्य या कोई भी क्रिया पूर्ण होने का बोध होता है तो उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है कि जिन वाक्यों से कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, पूर्ण होने का बोध होता है, उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें क्या होगा विधिवाचक वाक्य में, तो विधिवाचक वाक्य में कार्य पूर्ण होने का बोध होता है। आ रहा समझ फ्रेंड? अब कार्य पूर्ण होने का बोध कैसे, तो आप इसका उदाहरण से समझिए। एक इसका उदाहरण देखिए आप, तो उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, तो इससे हमें कार्य पूर्ण होने का बोध होता है। कोई भी कार्य करेगा, कोई भी करता, तो उसका कार्य पूर्ण होने का बोध होता है हमको, या कार्य करने का बोध हमें इससे होता है। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, ऐसे वाक्य को विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे ही मोहन स्कूल जाता है, या मोहन पढ़ रहा है, मोहन खाना खा रहा है, तो इनसे क्या हो रहा है, कार्य का बोध हो रहा है हमें, तो उससे कौन सा वाक्य कहते हैं, तो उससे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद अब देखिए दूसरा प्रकार यहाँ पर देखिए निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, अब निषेधवाचक वाक्य किसे कहा जाता है, तो वे वाक्य जिनसे कार्य नहीं होने का बोध होता है। ये उसका उल्टा है। विधिवाचक में क्या होता है, कार्य होने का बोध होता है, और इसमें क्या होता है, कार्य नहीं होने का बोध होता है, ठीक है। तो जिन वाक्यों से कार्य नहीं होने का बोध होता है, जिन वाक्यों से कार्य नहीं होने का बोध होता है, कार्य नहीं होने का बोध होता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्योंकि निषेध का मतलब ही क्या होता है, तो निषेध का मतलब ही होता है नकारात्मक, नहीं, ये निषेध का अर्थ होता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो गया, तो वे वाक्य जिनसे कोई भी कार्य होने का बोध नहीं होगा, तो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब इसका एक उदाहरण देखिए जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। उदाहरण, तो उदाहरण है कि जैसे मोहन स्कूल नहीं जाता है, मोहन स्कूल नहीं जाता। आ रहा समझ में? तो मोहन स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पर हमें किसका बोध हो रहा है कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो कार्य नहीं होने का बोध किसी भी वाक्य में जब होता है तो वह निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य होता है। ऐसे वाक्य में हमेशा सब में नहीं 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 या न होता है, ठीक है फ्रेंड। तो हिंदी में ध्यान रखना, न का स्थान है न होता है, न कि ना होता है। ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि वो ना शब्द का उपयोग करते हैं। ये हमारी हिंदी में ना नहीं होता, ये तो जानबूझकर हम लोग बोलते हैं और लिखते हैं। अगर आप ऐसा बोलते हैं या लिखते हैं तो यह अशुद्ध होता है। तो शुद्ध क्या है, तो शुद्ध है हमारा न, ठीक है। तो वाक्य में या तो न रहेगा या ना रहेगा। ऐसे ही एक और शब्द आता है अनेकों।
ठीक है। तो जो अनेकों शब्द होता है तो वो अनेकों नहीं होता, वह अनेक होता है। कई बार लोग जाने अनजाने उसको हमेशा प्रयोग में लाते हैं, जैसे अनेकों बार। अनेकों भैया शब्द होते ही नहीं हिंदी में। क्या होता है, तो हिंदी में अनेक शब्द के लिए स्थान है, अनेकों के लिए कोई स्थान नहीं होता। अनेक शब्द ये शुद्ध शब्द होता है और अनेकों अशुद्ध होता है, ठीक है। तो ये कुछ शब्द है जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो ऐसे हम देखते हैं कि इसमें ये जो वाक्य होता है, इसमें जितने भी शब्द, जितने भी वाक्य जैसे नहीं अगर आपने लिख दिया है तो वह कैसा हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य होता है, मतलब निषेधात्मक वाक्य होता है। इन वाक्यों से हमें कार्य नहीं होने का बोध होता है। इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे इनसे सबसे कार्य नहीं होने का बोध होगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमने आपको ये उदाहरण बताया, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। सीता खाना नहीं पकाती, ठीक है। फिर मोहन फूल नहीं तोड़ता, सब में नहीं आएगा, सब में नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रकार, अर्थ के आधार पर तीसरा प्रकार देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर तीसरा प्रकार है वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये क्या है प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है कि वे वाक्य जिनसे प्रश्न करने का बोध होता है तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसका एक उदाहरण देखिए, परीक्षा में कैसे लिखेंगे, तो जिन वाक्यों से प्रश्न करने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण क्या है इसका, तो इसका उदाहरण होता है कि आपका नाम क्या है, ठीक है। उदाहरण है इसका, आपका नाम क्या है। तो क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक होता है, ठीक है। आपका नाम क्या है। जितने भी वाक्य में प्रश्न किया जाएगा तो वहाँ पर हमेशा ये क्वेश्चन मार्क होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, ये सभी वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो ये इसका तीसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर। अब इसके बाद देखिए चौथा प्रकार। चौथा प्रकार होता है इच्छावाचक, ठीक है, इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं फ्रेंड, तो इच्छावाचक वाक्य का मतलब होता है कि वे वाक्य जिनसे इच्छा, कामना या आशीर्वाद का बोध होता है, ऐसे वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको परीक्षा में आप कैसे लिखेंगे कि वे वाक्य जिनसे इच्छा या कामना या आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद का बोध होता है, आशीर्वाद का बोध होता है, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड। तो इन वाक्यों से हमें किसके बारे में पता चलेगा, तो इन वाक्यों से हमें इच्छा के बारे में, कामना के बारे में, आशीर्वाद के बारे में पता चलता है, तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आशीर्वाद शब्द हमने लिखा है, ये आशीर्वाद यह सही होता है। आशीर्वाद जो शब्द लिखा गया है यही इसका रूप सही है, बाकी इसके अलावा जितने प्रकार से भी आप देखते हैं अशुद्ध होता है। कई लोग भ्रमवश इसको कई तरीके से गलत लिखते हैं। कुछ लोग इसको आशीर्वाद को ऐसा लिख देते हैं, ऐसा, जो कि गलत होता है। कई लोग इसको और भी अन्य विभिन्न तरीक़ों से इसको लिखते हैं, ठीक है, गलत होता है। हमें तो सिर्फ क्या ध्यान रखना है, तो हमें तो जो शुद्ध शब्द है हमें वह याद रखना है, ध्यान रखना है, और इसकी हमें आदत भी डालना है। तो आपको शुद्ध शब्दों की हमेशा आदत डालना है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें किसका बोध होगा हमें, तो यहाँ पर हमें इच्छा का, कामना का या आशीर्वाद का बोध होता है। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए इच्छावाचक वाक्य के। तो इच्छावाचक वाक्य के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो,
ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो वाक्य लिखा है ये कौन सा वाक्य फ्रेंड, तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य है। तो आपका कल्याण हो, तो ये हमारी इच्छा है कि आपका कल्याण हो। आ रहा समझ में। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं और एक इसका उदाहरण लिखिए। ये ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए मेंस में, ठीक है। तो आपको लिखना है ऐसे के ऐसे, आपको परीक्षा में लिख देना है बस, ठीक है। जैसे हमने आपको यहाँ पर समझाया है, आपको लिख कर बताया है, आपको बस ऐसे परीक्षा में लिखना है। पूरे पूरे 3 नंबर आपको मिलेंगे, नहीं कटेंगे आपके अंक, ठीक है। तो आपका कल्याण हो, ये इच्छावाचक वाक्य है, मतलब हमारी इच्छा है कि आपका कल्याण हो। ऐसे ही और भी वाक्य होते हैं कि ईश्वर आपको सफल करे, ईश्वर आपको सफल करे। तो यहाँ पर हमने जो वाक्य बोला है ये कैसा वाक्य फ्रेंड, ये इच्छावाचक वाक्य होता है। हमारी इच्छा है कि आप सफल होइए, ठीक है। तो जहाँ पर भी ऐसी इच्छा का बोध होता है वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अब देखिए 5वां प्रकार। 5वां प्रकार है आज्ञावाचक। 5वां प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक वाक्य किसे कहा जाता है, तो जिन वाक्यों से आज्ञा का बोध होता है तो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो सरल रूप में इसको याद रखना आप, तो जिन वाक्यों से या जिनसे, ठीक है, जिन वाक्यों से आज्ञा का बोध होता है, आज्ञा का बोध होता है, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें हमको किसका बोध होगा इस वाक्य में, तो इसमें आज्ञा का बोध होता है। तो आज्ञा का बोध कैसे होगा, यहाँ पर हम आपको एक उदाहरण से स्पष्ट कर देते हैं। देखिए इसका उदाहरण है कि राम एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। राम एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। तो पानी लाओ हमने जैसे ही बोला है तो इसमें कौन सा वाक्य है, ये आज्ञावाचक वाक्य है। पानी लाओ, ध्यान रखना फ्रेंड, ये आज्ञावाचक शब्द होता है। ये कई बार हमको कन्फ्यूजन होता है कि आज्ञावाचक है या नहीं है, तो ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि राम एक गिलास पानी लाओ, यहाँ पर आज्ञा दी गई है किसको, राम को। ऐसे ही हम कभी बोलते हैं छोटे बच्चों से कि श्याम इधर आओ, तो हमने बोला इधर आओ मतलब हम आज्ञा दे रहे हैं। आ रहा समझ में। तो एक और उदाहरण देखिए इसका कि श्याम इधर आओ, ठीक है, श्याम इधर आओ। तो यह भी कैसा वाक्य होगा, यह भी आज्ञावाचक वाक्य होता है। फिर मैं आपसे ये कहूँ कि बच्चों 5 घंटे बैठकर यही पढ़िए, तो यह भी कैसा वाक्य होगा, तो यह भी आज्ञावाचक वाक्य होता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो ये अर्थ के आधार पर 5वां प्रकार यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए 6वां प्रकार, संदेहवाचक। अगला है संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर ये 6वां प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं फ्रेंड, तो वे वाक्य जिनसे हमें संदेह या संभावना का बोध होता है तो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप कि जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध होता है, संभावना का बोध होता है, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिन वाक्यों से हमें किसका बोध होगा, या तो संदेह का या संभावना का, तो ऐसे वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण है कि शायद कल
वर्षा होगी, ठीक है, तो शायद कल वर्षा होगी, तो यहाँ पर क्या है, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो शायद, जहाँ पर भी शायद शब्द होता है तो आप समझ जाना कि वहाँ पर कौन सा वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य होता है। ऐसे ही हो सकता है, ठीक है, तो हो सकता है शब्द जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ पर क्या है, संदेहवाचक वाक्य होता है। तो एक उदाहरण देखिए इसका कि हो सकता है कि हो सकता है राम आए। आ रहा समझ फ्रेंड? तो हो सकता है राम आए, तो यहाँ पर भी क्या है, ये भी संदेहवाचक है। जब यहाँ पर हो सकता है, शायद, इस प्रकार के शब्द यदि वाक्य में आते हैं तो आप समझ जाना कि वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। तो परीक्षा में कैसे पूछेगा, तो परीक्षा में पूछेगा कि संदेहवाचक वाक्य का अर्थ लिखते हुए एक इसका उदाहरण लिखिए। तो आपको पहले इसका अर्थ लिखना है, फिर उसके बाद में इस प्रकार से आपको उदाहरण लिखना है फ्रेंड, ठीक है। अगला देखिए 7वां, अर्थ के आधार पर 7वां प्रकार है संकेतवाचक। 7वां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। अब यहाँ पर जो संकेतवाचक वाक्य फ्रेंड, तो यहाँ पर संकेत का अर्थ क्या है, तो संकेत का मतलब इशारा भी होता है, संकेत भी होता है ना। तो संकेत का मतलब हो जाता है यहाँ पर इशारा, लेकिन हमें यहाँ पर परीक्षा में इसे कैसे लिखना है, तो इसे आपको परीक्षा में लिखना है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। तो यह जानकारी, यह सूचना जब हमें वाक्य से मिलती है तो ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। तो इसे आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे, तो परीक्षा में आपको लिखना है कि एक क्रिया का होना, जिन वाक्यों से एक क्रिया का होना, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, यह जानकारी जब मिलती है, यह सूचना हमें जिन वाक्यों से मिलती है, तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे कोई वाक्य पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक क्रिया होगी, तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होगा, ठीक है। तो आप इसका एक उदाहरण समझिए, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण, परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमने बोला कि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, तो पहले क्या हुआ, तो पहले कौन सी क्रिया हुई, तो पहले क्रिया हुई परिश्रम करने की, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, तो सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो एक क्रिया का होना कैसे, तो यहाँ पर पहले क्रिया हुई परिश्रम करने की, परिश्रम करोगे, ये पहली क्रिया हुई, तभी तो सफल होगे या तभी तो सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो दूसरी क्रिया है, तो दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है। आ रहा समझ फ्रेंड? तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, यह जानकारी जब हमें वाक्यों से मिलती है तो वहाँ पर यह संकेतवाचक वाक्य होता है। इसे आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद में ऐसे फिर और भी इसके उदाहरण आते हैं, बहुत सारे उदाहरण इसके होते हैं कि यदि परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होगे, ये भी इसी का उदाहरण है। इसके बाद फिर ऐसे ही परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार के वाक्य जहाँ पर आते हैं तो उनमें संकेतवाचक वाक्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 7वां प्रकार भी इसका समाप्त हो जाता है। अब देखिए इसमें 8वां प्रकार, अर्थ के आधार पर 8वां प्रकार देखिए विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक, ठीक है। तो विस्मयादिबोधक वाक्य, इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो वे वाक्य जिनसे हर्ष, घृणा,
शोक, आश्चर्य का बोध होता है तो उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिन वाक्यों से हमें घृणा, शोक, हर्ष, आश्चर्य, जिन वाक्यों से घृणा, शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है तो उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहा जाएगा? तो जिन वाक्यों से हमें घृणा, शोक, हर्ष, आश्चर्य, क्रोध का बोध होता है तो उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो आप इसका एक उदाहरण देखिए। उदाहरण है कि वाह कितना अच्छा दृश्य है, वाह कितना अच्छा दृश्य है। तो यहाँ पर जैसे हम बोल रहे हैं वाह, तो वाह क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आश्चर्य बोधक होता है। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद में हर्ष बोधक कैसे होता है? तो जैसे शाबाश तुम सफल हो गए, शाबाश तुम सफल हो गए। तो यहाँ पर ये कौन सा वाक्य है? तो यह हर्ष सूचक है, ये खुशी का परिचायक होता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब घृणा सूचक कैसे? तो जैसे छी आपने अच्छा कार्य नहीं किया, तो ये कैसा वाक्य हो जाता है? घृणा सूचक। इसके बाद फिर शोक बोधक कैसे? तो शोक बोधक में एक इसका उदाहरण आता है, जैसे हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। तो यहाँ पर हाय ये क्या हो गया मतलब कि कुछ ना कुछ अनिष्ट हुआ है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई घटना घटित हो जाती है तो हम वहाँ पर ये शब्द बोलते हैं हाय ये क्या हो गया। मतलब इससे किसका बोध हो रहा है? इससे शोक का बोध होता है, दुख इससे प्रकट होता है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाता है? ये विस्मयादि बोधक वाक्य होता है फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य भी समाप्त हो जाता है और इसी के साथ अर्थ के आधार पर वाक्य समाप्त हुई है। अब हम इसमें शुरू कर रहे हैं फ्रेंड रचना के आधार पर, ठीक है। अब देखिए इसमें रचना के आधार पर, तो जब हमने वाक्य का टॉपिक शुरू किया था तो उस समय हमने आपको बताया था कि वाक्य के दो प्रकार हो जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं और एक रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। तो अर्थ के आधार पर हमने आपको 8 प्रकार के वाक्य बताए। अब हम इसमें आपको पढ़ा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य, ठीक है। तो देखिए इसमें रचना के आधार पर वाक्य, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं फ्रेंड। तो एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं ये देखिए। इसमें पहला प्रकार हो जाता है सरल वाक्य, ठीक है, पहला हो जाता है सरल वाक्य। दूसरा हो जाता है संयुक्त वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। ये तीनों के नाम आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, तो आपको ये 3 प्रकार बताने होंगे, ठीक है। पूछ सकता है और पूछा भी है एग्जाम में। तो जब 3 प्रकार आपसे पूछ रहा है तो आप ऐसे फ्लो चार्ट में इसको लिखना, ठीक है। अब इसमें हम पहले शुरू करते हैं सरल वाक्य को, ठीक। देखिए इसमें आप सरल वाक्य, तो पहला प्रकार है सरल वाक्य, ठीक है। रचना के आधार पर पहला प्रकार है सरल वाक्य। और सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो परीक्षा में आप इसे कैसे लिखेंगे? तो परीक्षा में लिखना है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और एक विधेय होता है
उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर उद्देश्य का क्या अर्थ है फ्रेंड, और विधेय का अर्थ क्या है, तो मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ। जब हमने यह क्लास शुरू की थी तो उस समय हमने आपको बताया था कि उद्देश्य किसे कहते हैं। फिर भी एक बार और आप इसको समझ लीजिए। उद्देश्य का मतलब होता है कि जिसके बारे में ठीक है, तो जिसके बारे में बताया जाता है वो कहलाता है उद्देश्य। जैसे हम राम के बारे में बताते हैं तो राम क्या होगा, उद्देश्य होगा। और विधेय क्या कहा जाता है, विधेय किसे कहते हैं, तो विधेय का अर्थ हो जाता है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिख देता हूँ कि राम पत्र लिखता है। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण है, राम पत्र लिखता है। ठीक है, तो राम क्या है फ्रेंड, यहाँ पर यह है उद्देश्य। राम क्या है, उद्देश्य, और पत्र लिखता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है विधेय। आ रहा समझ में? तो मतलब क्या हुआ कि जिसके बारे में हम बोलते हैं, जिसके बारे में कहते हैं, जिसके बारे में हम लिखते हैं, वह क्या होता है, उद्देश्य। तो यहाँ पर राम क्या है, उद्देश्य। किसके बारे में हम बोल रहे हैं, राम के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो राम के बारे में जब हम बोल रहे हैं तो राम हो जाता है उद्देश्य, और राम के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो राम के बारे में क्या कह रहे हैं हम, कि पत्र लिखता है। आ रहा समझ में? तो पत्र लिखता है, ये क्या हो जाता है, विधेय होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य और विधेय फ्रेंड। अब यहाँ पर हम आपको सरल वाक्य बता रहे हैं, तो सरल वाक्य का मतलब क्या हुआ कि जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तो वहाँ पर सरल वाक्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वाक्य लिखा है कि राम पत्र लिखता है, तो इसमें कितने उद्देश्य हैं, एक। किसके बारे में बोल रहे हैं हम, सिर्फ राम के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो राम के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और विधेय भी एक ही है, इसलिए इसमें कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? और उदाहरण से देखिए इसके, तो उदाहरण और है, जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। ठीक है, अब मोहन पढ़ता है तो इसमें उद्देश्य भी एक ही है, विधेय भी एक ही है, तो इसलिए इसमें सरल वाक्य होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको ध्यान रखना कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वहाँ पर सरल वाक्य होता है। और भी उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे मोहन भोजन करता है। ठीक है, सोहन पढ़ाई कर रहा है। तो जब एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, ठीक है, तो एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, वहाँ पर ये सरल वाक्य होता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए रचना के आधार पर दूसरा प्रकार। तो रचना के आधार पर दूसरा प्रकार हो जाता है वाक्य का संयुक्त वाक्य। ठीक है, दूसरा है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो वे वाक्य जिसमें दो सरल वाक्य होते हैं। ध्यान रखना, तो दो सरल वाक्य जब योजकों से जुड़े होते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो होंगे, दो से कम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े होते हैं, योजकों से जुड़े हो या जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। आ रहा समझ में? तो जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किससे जुड़े होते हैं, योजकों से, तो उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब योजक क्या है भाई, तो योजक का मतलब ही होता है जोड़ना। तो योजक शब्द होते हैं कुछ, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, वह। आ रहा समझ में? तो ये सभी शब्द क्या होते हैं, ये सभी शब्द योजक शब्द होते हैं। तो इसमें शब्दों को ध्यान रखना है आपको। योजक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे और, एवं, तथा, वह, अथवा, या। आ रहा समझो फ्रेंड?
तो ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द हैं योजक शब्द। तो ये शब्द जब वाक्य में जुड़े हो तो आप समझ जाना कि वहाँ पर संयुक्त वाक्य है। आ रहा समझ में? अब इसका एक उदाहरण समझिए आप। तो इसका उदाहरण देखिए, तो उदाहरण क्या है इसका संयुक्त वाक्य का? उदाहरण है कि सोहन दिल्ली गया और पुस्तक लाया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ? दो सरल वाक्य योजक से जुड़े हुए हैं। तो योजक क्या है इसमें? तो योजक शब्द है इसमें और। आ रहा समझ में? तुम सोहन दिल्ली गया, ये एक सरल वाक्य हो गया, और दूसरा सरल वाक्य है पुस्तक लाया। तो ये दोनों वाक्य किससे जुड़े हैं? तो दोनों वाक्य जुड़े हैं और से। तो और यहाँ पर क्या है? योजक शब्द है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा फ्रेंड? यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो इसमें ध्यान रखना कि जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर ये संयुक्त वाक्य होता है। आ रहा समझ में? ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में और दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं कि जैसे मोहन बाजार जाता है, बाजार गया, मोहन बाजार गया तथा मिठाई लाया, आ रहा समझ में? तो यहाँ पर भी सरल वाक्य क्या है? मोहन बाजार गया, ठीक है, और क्या लाया? वहाँ से मिठाई लाया। ये दोनों सरल वाक्य हो गए। और ये दोनों सरल वाक्य किससे जुड़ा हुआ है? तथा से। ये दोनों तथा से जुड़े हुए हैं। तो तथा यहाँ पर क्या है? तथा यहाँ पर योजक शब्द होता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी वाक्य में तथा, एवं, व, अथवा, या, ये इस प्रकार के योजक शब्द जुड़े होते हैं तो आप समझ जाना कि वहाँ पर कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरा, रचना के आधार पर तीसरा प्रकार होता है मिश्रित वाक्य। तीसरा प्रकार है मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं फ्रेंड? तो मिश्रित वाक्य में आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य इसमें आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान या मुख्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य हो तथा आश्रित उपवाक्य हो, तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर आश्रित उपवाक्य होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब इसे कैसे पहचानेंगे आप? तो इसमें कुछ शब्दों को आपको ध्यान रखना फ्रेंड, जैसे जो, कि, क्योंकि, इधर उधर, जैसा वैसा, इतना उतना। आ रहा समझ में? ऐसे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग होता है। तो मैं आपको पहले यहाँ पर कुछ शब्द बता देता हूँ कि कौन कौन से शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों में होता है, मिश्रित वाक्यों में होता है। तो देखिए इसमें जैसा वैसा, ठीक है, जैसा वैसा, इन शब्दों का प्रयोग होता है इन वाक्यों में। इसके बाद फिर जो, फिर की, फिर इसके बाद में क्योंकि, ठीक है, इसके बाद जैसी वैसी, फिर इसके बाद में इधर उधर, इसके बाद फिर यद्यपि, तथापि,
इस प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसा वैसा, जो कि, क्योंकि, जैसी वैसी, जिधर उधर, इतना उतना, ठीक है। ये सभी शब्दों का प्रयोग इन मिश्रित वाक्यों में होता है फ्रेंड, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक इसका उदाहरण बताता हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो एक इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण, तो उदाहरण है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, बताओ इसमें कौन सा वाक्य है। तो इसमें है ये मिश्रित वाक्य। आ रहा समझ में, क्योंकि एक इसमें प्रधान उपवाक्य होता है, जैसी करनी ये प्रधान है, और इस पर आश्रित कौन सा है, वैसे भरनी। आ रहा समझ में। इसके बाद में ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण यहाँ पर बता सकते हैं आपको कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, जो जैसा बीज बोएगा वह वैसा फल प्राप्त करेगा। आ रहा समझ में। तो ये सब इसमें क्या होता है, ये सभी जितने वाक्य मैंने बोले हैं ये सब मिश्रित वाक्य के उदाहरण होते हैं। आ रहा समझ में। तो एक और उदाहरण इसका देखिए यहाँ पर कि जैसा कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे, या वैसा फल पाओगे, वैसा फल पाओगे। आ रहा समझ में। तो इसमें भी प्रधान वाक्य कौन सा है, तो प्रधान उपवाक्य है जैसा कर्म करोगे। तो जैसा कर्म करोगे ये प्रधान उपवाक्य हो जाता है, और उस पर आश्रित कौन सा उपवाक्य है, तो आश्रित है वैसा फल पाओगे। आ रहा समझ में फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड कि यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य समाप्त हो जाते हैं। 3 प्रकार के वाक्य यहाँ पर समाप्त हो गए। अब इसके बाद में क्या होता है कि कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए और संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाइए। ये भी हमसे कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। तो एक तरफ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सरल वाक्य, और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर संयुक्त वाक्य, ठीक है। ये है संयुक्त वाक्य। अब आपको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना है, तो कैसे बनाते हैं वो यहाँ पर देखिए। तो सरल वाक्य हमने लिखा कि उसने या वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। ये कैसा वाक्य फ्रेंड, ये है सरल वाक्य, वह खाना खाकर सो गया। तो हम किसी का नाम भी बोल सकते हैं कि मोहन खाना खाकर सो गया, ठीक है। अब ये है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य मतलब कि इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। तो ये क्या है, सरल वाक्य है। अब इसको संयुक्त वाक्य बनाना है, तो संयुक्त वाक्य इसका कैसे बनाएंगे हम, तो संयुक्त वाक्य में आपको और, एवं, तथा, अथवा, या इन शब्दों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं, तो संयुक्त वाक्य इसका क्या होगा कि वह खाना खाया और सो गया, वह या उसने, ठीक है, वह या उसने खाना खाया और सो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी उसने लिख लीजिए, उसने, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने खाना खाया और सो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर 2 सरल वाक्य हो गए। तो पहला सरल वाक्य क्या है कि उसने खाना खाया और सो गया। तो सो गया और उसने खाना खाया, ये 2 सरल वाक्य हैं। और ये किससे जोड़ दिए गए हैं, ये और से जोड़ दिए गए हैं। और क्या है, योजक शब्द है। तो योजक शब्द से हम इसको जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि ये कैसे वाक्य होते हैं। तो ये वे वाक्य होते हैं जो सरल वाक्य होते हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक, और किससे जुड़े होते हैं, योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे आपको बनाना है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। अब इसके बाद में एक उदाहरण देखिए, इसमें संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाते हैं।
देखिए इसमें संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाते हैं। मिश्रित वाक्य, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिए संयुक्त वाक्य का, कि मैं प्लेटफॉर्म पहुंचा और ट्रेन आ गई। मैं प्लेटफॉर्म पहुंचा और ट्रेन आ गई, और ट्रेन आई, ठीक है, और ट्रेन आई। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं आपको, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बोला कि मैं प्लेटफॉर्म पहुँचा और ट्रेन आई, ठीक है। तो ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। अब इसका मिश्रित वाक्य कैसे बनेगा, तो इसका मिश्रित वाक्य बनेगा कि जैसे ही या ज्यों ही मैं प्लेटफॉर्म पहुंचा त्यों ही ट्रेन आ गई, ठीक है। तो इसका मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे, तो मिश्रित वाक्य आप इसमें जैसे लगाकर भी बना सकते हैं और ज्यों लगाकर भी बना सकते हैं, ज्यों त्यों या जैसे वैसे, इनको उपयोग करके भी आप इसको वाक्य को बना सकते हैं। तो ज्यों ही मैं प्लेटफॉर्म पहुंचा, ज्यों ही मैं प्लेटफॉर्म पहुंचा त्यों ही ट्रेन आ गई, त्यों ही ट्रेन आई। आ रहा समझ फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाते हैं। तो परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मैं प्लेटफॉर्म पहुंचा और ट्रेन आई, ये संयुक्त वाक्य। अब आपको मिश्रित वाक्य बनाकर बताना है। तो मिश्रित वाक्य आपको इस प्रकार से बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये वाक्य का टॉपिक समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए सभी लोग और देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपकी सफलता के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।